बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। वाशिंगटन डीसी आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम रहा। एक तरफ तो वहां पर कांग्रेशनल हेयरिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सफरी पाबंदियां लगाने की बात हुई, उनके वीज़ा पर पाबंदियां लगाने की बात हुई। उनके साथ और मोहसिन नकवी या जितने लोग भी इस सारे काम में शामिल हैं, उनके जो असासाजात हैं और उनका जो पैसा है और नकलो हरकत है, उसके ऊपर पाबंदियां लगने की बात हुई। वो ये सारा किस्सा तो आपको बताते हैं क्योंकि बहुत ही एक डिटेल्ड वहाँ पर डिस्कशन हुई। और उससे भी बड़ी खबर मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं वीलॉग करूंगा तो कांग्रेशनल हेयरिंग से भी कोई बड़ी खबर मेरे पास होगी। और वो खबर खुद क्रिएट की है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का, जो सबसे चलता पुर्जा है। उसने वो खबर खुद, खबर नहीं बल्कि हजीमत, शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट उन्होंने क्रिएट करके दी है चौधरी साहब के लिए। हमने एक मुहावरा सुना था कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो भले इंसान ऊंट पर बैठा हो, कुत्ता काट लेता है। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के साथ यके बाद दीगरे वाशिंगटन में तो कम से कम ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने अपना एक चलता पुर्जा पाकिस्तान से भेजा था जिसको ये सारी फनकारियां आती हैं। मोहसिन नकवी साहब यहाँ आए थे, पर्पज़ उनका ये था कि पैसे दे के, मिन्नत करके, पाँव पकड़ के किसी भी तरह किसी टेबल तक मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ फिर मैंने दो चार तस्वीरें लेके ऐसा माहौल पीछे बनाना है पाकिस्तान में, क्योंकि एक अपना चैनल भी है, सारी दो नंबरियाँ उनको पता है कि बस मैंने ऐसे ही समझना है जैसे सदर ट्रंप को तो मैं जेब में डाल के वापस ले आया हूँ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, एक पहला प्लान जो है, एक मंसूबा जो है, वो शैतानों का होता है और एक अल्लाह की ज़ात का होता है। और शैतानों ने जो मैं कोई मजहबी तौर पे शैतान नहीं कह रहा, मैं इनकी हरकतों की वजह से इन्हें शैतान कह रहा हूँ। तो एक शैतानी प्लान इन्होंने बनाया था, एक मेरे रब का प्लान था। और जगह जगह पर जो मोहसिन नकवी हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं, बल्कि हजीमत इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं इनके कान ना पकड़वा लें जब ये मोहसिन नकवी वापस जाएं, तो कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन धूप में, क्योंकि सर्दियां हैं, धूप में कान पकड़वाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इन्हें सेक भी पहुंचेगा। मुझे लग रहा है कि इस शरीर बच्चे के कहीं वो कान ना पकड़वा लें धूप में, जो बुरे काम ये यहाँ पर करके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वहाँ पर तो जा नहीं सके, आपको पता है, तकरीब हल्फ बर्दारी में इन्होंने फिर एक दो नंबरी खेली। वो भी हम आपको बता चुके हैं कि स्टेडियम में गए और फिर एक बेसमेंट में जाके तकरीर की। और वो बेसमेंट में जो फंक्शन था वो एंटाई चाइना एक फोरम है उसका फंक्शन था, जो चाइना के खिलाफ काम करता है। वो सारे इन्होंने डिबैकल तो कर दिए। वो सारे तो मैं यही कहूँगा कि एक चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए इन्होंने एम्बैरसमेंट खड़ी कर दी। लेकिन आज इन्होंने जो किया है उसकी शायद ही दुनिया में कहीं मिसाल मिलती हो। ये आज मिले कांग्रेसमैन जो विल्सन के साथ। जो विल्सन जो है वो साउथ कैरोलिना से कांग्रेसमैन है और बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन है। और उनको उनके साथ ये मिले, मिलते ही बाहर निकले, तत्ती तत्ती इन्होंने तस्वीरें की, ट्वीट। और वही ट्वीट जिनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ है, वही ट्विटर वहाँ से ट्वीट किए। और पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि पाकिस्तानियों को बताएं कि हमारा भी हाथ पड़ गया है। अगर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की काविश से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कांग्रेशनल हेयरिंग करवा रहा है, जहां पर मुतद्दद कांग्रेसमैन आके बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दो तीन कांग्रेसमैनों से मैं भी मिल रहा हूं। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तस्वीरें सेम डे छोड़ी क्योंकि आज ही 22 तारीख को कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही थी। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि सर मंडाते ही औले नहीं, बल्कि सर मंडाते ही, मैं क्या कहूँ, क्या पड़े इनके सर में, वो आप खुद ही समझ जाइए। इन्होंने वो तस्वीर ट्वीट की। जब तस्वीर ट्वीट की और इन्होंने बताया कि मेरी जो कांग्रेसमैन जो विल्सन है उनके साथ मुलाकात हुई है, और फिर आगे जो भी कहानी उन्होंने गढ़नी थी। अभी ये अपने होटल नहीं वापस पहुंचे थे कि एक कांग्रेसमैन जो विल्सन ने एक ट्वीट किया। और ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वो ट्वीट कहता है, फ्री इमरान खान। जी हाँ, आप ये बात दुरुस्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपको शायद अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होगा। अब मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हूँ। जाहिर है मेरा वीलॉग तो वो नहीं सुनते होंगे, इतना अहम तो मैं कहीं से हूँ नहीं, लेकिन चलें कोई ना कोई तो सुनता ही होगा। हमारे जो सबसे हैंडसम DGISPR हैं जनरल शरीफ साहब, या फिर जो हमारी
महारानी हैं पंजाब की, और वो हैं, आपको पता है कि मरियम शरीफ साहबा। तो कोई ना कोई तो उनमें सुनता होगा, तो चलें पहुंचा दें वो आर्मी चीफ साहब तक कि ये जो फ्री इमरान खान का ट्वीट है, ये हमने नहीं करवाया जो विल्सन साहब से, ये पाकिस्तानी डायस्पोरा या तहरीक इंसाफ से नहीं, ये मोहसिन नकवी हमारे साथ मिल गया यहाँ आके। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ये 2 नंबर बंदा है, इसने पहले आपकी तरफ सारा काम किया और अब ये सेटा लगा रहा है। अब ये मिला है, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप सोचे नहीं हो सकता ना कि एक बंदा एक कांग्रेसमैन से मिले और मिलने के बाद वो फड़ मारे कि बस बंदा हमारे हाथ में आ गया और हमने फटियां खेड़ दी हैं। अभी वो होटल भी ना पहुंचे तो कांग्रेसमैन पीछे से ट्वीट कर दे फ्री इमरान खान। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि फिर यही कह के आया उन्होंने कि मैं आपसे मिलके जा रहा हूं, मैं असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहुत तंग हूं, मैं उनके खिलाफ हो गया हूं, तो आप भी फ्री इमरान खान की बात करें। तो ये जो ट्वीट करवाया है ये किसी और ने नहीं करवाया, ये मोहसिन नकवी ने खुद कराया है। अब मेरा ख्याल है कि इनको पाकिस्तान आने का इंतजार ना करें, इसके वहीं कान पकड़वाएं। वैसे भी ये अपना जो है ना, वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दी है, लेकिन जब बंदे ने चोरी की हो ना तो उसकी चाल डाली और है। तो आप अगर कभी मोहसिन नकवी साहब को देखें ना तो इन्होंने गिच्ची अपनी अंदर की होती है। गिच्ची का मतलब ये गर्दन जो है ना, ये जानबूझ के इन्होंने कंधों के अंदर की होती है, क्योंकि हर टाइम कछुए की तरह ये छुप के ही वार करते हैं ना, तो इन्होंने गिच्ची के अंदर ही की होती है। इनको पहले ही पता है कि इनकी गिच्ची में आर्मी चीफ साहब ने देनी है एक। तो अब आर्मी चीफ को पता हो, ये अगर कोई ना बताए तो फिर अखबार नवीस बता दें, कोई बता दे, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फ्री इमरान खान का ट्वीट है, ये मैं आपको यहाँ से खबर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं अब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हो गया हूँ, तो फ्री इमरान खान का ट्वीट आप करें। और कांग्रेसमैन ने इनके कहने पे किया, क्योंकि आखिरी बंदा ये था जो उनको मिला। लेकिन चले, ये तो एक मजाक हो गया, लेकिन मैं अब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये मजाक बंद करें। इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के लोग आप भेजते हैं, इन बेचारों का क्या काम डिप्लोमेसी के साथ। ये तो वहाँ छोटा मोटा चूना लगाने वाले थे, इसको खबर लगा के ब्लैकमेल कर लिया, इसको कर लिया, कोई सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इधर से फंडिंग पकड़ ली, कहीं से ये कर लिया, कहीं से वो कर लिया, ये कर आके ये ऊपर आ गए। अब आप इनसे इतने कॉम्प्लेक्स काम लेना चाहते हैं कि ये डिप्लोमेसी भी करेंगे। ये पढ़िए डिप्लोमेसी जो इन्होंने की है, 4-5 दिन से ये बंदा यहाँ पर है। कल चंद लोग -14 फील लाइक शायद -14 -16 था, स्केल के ऊपर -10 था, सरतरीन दिन था, और चंद लोग ही सिर्फ एक फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए बाहर गए, और वहां भी इस बंदे ने अपनी बेवकूफ़ी से अपने लिए हजीमत बनवा ली, क्योंकि इनके अहकामात पर वहां पुलिस बुला ली गई। जी हाँ, ये उस वक्त गालिबन रिपोर्टेडली एम्बेसी के अंदर थे, लोग कहते हैं, और इन्होंने अंदर से अहकामात दिए। इनको लगता था, जैसे मैंने कहा, कि टेंच भाटा का SHO आएगा और वो वड़ैच जो है वो उठा के ले जाएगा फिर सबको और लितर पौला करेगा। तो वो पुलिस आई, उन्होंने उल्टा एम्बेसी वालों को समझाया कि ये आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ये अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। तो बहरहाल आज ये जो विल्सन साहब का नाम इस्तेमाल करना चाहते थे कांग्रेसमैन का, और उल्टी इनको पड़ गई तदबीर। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट पहले किसी के साथ हुई हो। लेकिन बहरहाल ये तो एक साइड की बात हो गई। लेकिन उसके साथ जो दूसरी आज की मेजर खबर है वाशिंगटन से, वो आज कांग्रेशनल हेयरिंग हुई। आपको पता है कि कांग्रेशनल फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान और दूसरे जो बाय पार्टिजन फोरम थे, उन्होंने इस कांग्रेशनल हेयरिंग का बंदोबस्त कर रखा था। इसमें मुतअद्दिद कांग्रेसमैन आए और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्स आया। इसमें तकरीबन सभी कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जो थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब इससे एक बात तो तय हो गई कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं, उनको पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इंगेज करके सबको सब कुछ बता दिया है। अब सबको 26 नवंबर का मुकम्मल पता है। जब कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन आ रहे थे और वो आकर बातचीत कर रहे थे, तो इससे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ के आए। मुकम्मल उनको अहवाल पता था, और उन्होंने बहुत खुल के कहा कि अब वो इस तरफ मूव करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब या जो दूसरे लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियां लगाने का सोचा जाए, उनके जो ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनका जो कोई फाइनेंशियल उनके इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। क्योंकि जितने भी हाजरीन थे, उन्होंने एक बात क्लियर की कि हम पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
वहाँ पर रहने वाले 25 करोड़ लोग हमारे बहन भाई हैं। पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लगेंगी तो इनका क्या जाएगा? ये तो अपना सामान उठाएंगे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारा पैसा पहली बार शिफ्ट किया होगा, ये अपना सामान उठाएंगे, वही गिच्ची अगर जो है वो कंधों में देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना मोहसिन नकवी साहब वो गिच्ची अंदर ही रखते हैं कछुए की तरह, तो वो देंगे और जहाज़ पे बैठेंगे और निकल आएंगे वहाँ से, माल पानी तो बना लिया। तो पाबंदियाँ अगर इधर से कोई कोशिश करके लगवाएगा तो अपने मुल्क का नुकसान करेगा। इसलिए पाबंदियाँ जो हैं वो स्पेसिफिकली इन लोगों के ऊपर लगवानी चाहिए जिन्होंने कत्ल गारत की है। अच्छा, इसके बाद एक और डिबैकल हुआ है, वो भी बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ का बायस बना हुआ। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे भले आदमी हैं, पिछली थोड़ी देर से वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। इमरान शरीफ, डॉक्टर इमरान शरीफ, बहुत ही वो मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। मीन इंसान तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। जब जब मेरी उनसे मुलाकात हुई बड़ा इंस्पायरिंग मैंने फील किया, उनकी एनर्जी, उनका काम। कैलिफोर्निया में रहते हैं, लॉस एंजलिस में, और बहुत उनका यहाँ पर एहतराम भी है लोगों में। लेकिन कुछ देर से वो पटड़ी से उतर गए हैं और पाकिस्तान जाते हैं तो जाहिर है बहुत ही एक वो भरपूर वहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, और हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसने सभी को बहुत तकलीफ दी। मैं बस इतना ही कहूँगा क्योंकि उनके साथ वी ब्रोक ब्रेड टुगेदर, सो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई बहुत सख्त बात कहनी चाहिए, दोस्त है हमारे, हम एहतराम करते हैं। लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है अजरा तफन्ननी एक बड़ी जफ्फी डाल के, और उन्होंने तस्वीर खिंचवाई मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वो तस्वीर वायरल हुई। अब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, आप लोगों को बिजनेस एज यूजुअल में क्या होता है कि एक तरफ पीटीआई सियासत कर रही है, एक तरफ नून लीग कर रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कर रही है। सब जमातों को अपनी सियासत बेहतर लगती है, और जो आम लोग होते हैं उन्हें हर सियासी जमात में कोई ना कोई बुराई लगती है। तो उस ज़माने में अगर आप एक सियासी जमात के मुखालिफ दूसरे सियासी जमात के साथ तस्वीर बना लें, खाना खा लें, घूम फिर लें, तो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं। लेकिन अब दिस इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। मोहसिन नकवी वो शख्स है जिसके हाथ, चेहरा और दामन मासूम पाकिस्तानियों के खून से रंगा हुआ है। अब जब आप उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के तस्वीर खिंचवाते हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, तो आपने शौक तो पूरा कर लिया, पीआर भी हो गई, लेकिन आपने साथ साथ एक कातिल को इंडोर्स कर दिया। आप एक भले आदमी हैं, मुझे पता है कि आपकी ये इंटेंशन नहीं थी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आपकी ये जो इतनी कुर्बत है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, ये मैं यकीन कीजिए आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहीं का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है उसमें लोग आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ये आप किस तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि वक्त होता है ना हर चीज़ का। मैंने जैसे आपको कहा कि ये कत्लो गारत ना हुई होती, वैसे चले हमें जेल ही भेजा होता, तो वो भी पाकिस्तान में चले पहले भी लोगों को जेल भेजा है, तो वो एक नॉर्मल, फिर भी आप कह सकते थे कि जी थोड़ा रूटीन में। लेकिन जो ख़वातीन के साथ किया गया, शायद आपकी अपनी प्रोफेसर हों यास्मीन राशिद साहबा, जो उनके साथ किया गया, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, चले इनको भी छोड़ देते हैं, सब सियासी लोग हैं, लेकिन जो मासूम पाकिस्तानियों के साथ 26 नवंबर को किया गया, उसके बाद आपकी ऐसी तस्वीर खिंचवाना जो है वो लोगों को हैरान करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा सोचेंगे कि आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। तो बहरहाल कांग्रेशनल हेयरिंग के भरपूर थी वहाँ पर। फिर नून लीग के या चौधरी साहब के, मुझे नहीं पता किसके थे वो, आई कांट से, लेकिन दो लोग आए जिन्होंने वहाँ बहुत बदतमीज़ी करना शुरू की, गाली गलोच करना शुरू की। वही ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई रंगबाजी हो रही है, और कांग्रेशनल कमरे के अंदर उन्होंने तड़थली मचाने की कोशिश की कि मत्थे रंग देंगे। तो उनको जो मुंतजमीन थे उन्होंने समझाया कि आप ये ना करें। एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं, ये पहले देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर क्या ये करते रहे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं छोटी सी वो भी एक वीडियो है कि इनको फिर वहाँ से जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है उन्होंने फिर वहाँ से रवाना किया। उन्होंने सिर्फ एक ही दफ़ा आकर कहा कि वी वांट यू टू बी आउट फ्रॉम दिस रूम, और सिर्फ इतना कहा। और ये जो बड़े बड़के मार रहे थे वहाँ बदमाश बने हुए थे, फौरी तौर पर उठ के पतली गली वहाँ से निकल गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये बेइज्जती करवाने आए थे आप घर से, मतलब क्या तुक था। एक आप भी करवा लें हेयरिंग, अगर आपको इस बात से कोई, हम नहीं आएंगे आपकी हेयरिंग में, आप करवाएं।
آپ ہیئرنگ کروائیں، آپ کانگریشنل ہیئرنگ کروائیں، اگر آپ کرواتے ہیں تو ہم وہاں پر آ کے آپ کی ہیئرنگ کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنا مقدمہ رکھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط رکھ رہے ہیں، لیکن ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے۔ اچھا جی، اگلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ خبر ہے کہ راجہ انعام منہاس، جی ہاں، ان کو جج بنایا تھا، آپ کو پتا ہے، پہلا نتیجہ موصول ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ 2 کی درخواست ہے وہ راجہ انعام منہاس کے سامنے لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ پک جج ابھی بنائے تھے، ایڈیشنل جج ہیں ابھی، یہ فل جج بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 3 ججز تھے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایڈیشنل جج تھے، اور وہ کنفرم نہیں ہو سکے کیونکہ شاید وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ایٹ پار نہیں لا سکے۔ تو جو ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں ان کے پاس جو امپورٹنٹ مقدمات ہوتے ہیں وہ نہیں لگائے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ عمران خان کے سارے مقدمات اپنے پاس ہی لگاتے تھے، مین کورٹ نمبر 1 سے، بینچ نمبر 1 سے بھی آگے نہیں جاتے تھے، اب سیدھا ہی بینچ نمبر 10 پہ انہوں نے لگا دیے ہیں، اور جسٹس انعام منہاس صاحب جو ہے وہ اب یہ کیسز سنیں گے۔ جسٹس تو بس نام کے ہی ہیں، نون لیگی ہیں، جو مرضی آپ یہی کہہ لیں کہ سیکٹری لا نون لیگ جو ہے، انعام منہاس صاحب جو ہے وہ کیس سنیں گے عمران خان کا۔ تو یہ پہلا نتیجہ آیا ہے، ظاہر ہے جو وکلا ہیں انہیں دبا کر کہنا چاہیے کہ ہم نے ان سے اپنا کیس نہیں سنوانا، میرا خیال یہی بہتر ہوگا۔ اگلی خبر جی، عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اپنا پیغام دیا، ٹویٹ کیا، جو بار بار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر مجبور ہو کر انہیں جیل کے اندر سے یہ بات کہنی پڑی۔ ویسے یہ شہباز گل کے لیے بھی اور ہماری پوری پارٹی کے لیے اس میں شرمندگی کہہ لیں یا سبق کہہ لیں، جو بھی ہم نے کہنا ہے، یہ کہ لیڈر کو یہ بات جیل کے اندر سے کہنی پڑی ہے۔ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی میری بیوی ہیں، ہمارے کلچر کے حساب سے بیوی، بہن، ماں آپ کی عزت ہوتی ہے۔ جو شخص بھی ان کے اوپر بلو دا بیلٹ کسی قسم کی بھی غیر اخلاقی کسی قسم کی بھی تنقید کرتا ہے، وہ میری عزت پر تنقید کرتا ہے، اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے بدترین دشمن ہیں، اور نون یا پیپلز پارٹی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے جو میں لڑائی لڑ رہا ہوں، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ غلیظ ہیں۔ تو میں پیغام دوں گا، امریکہ میں 1-2 صاحب ہیں اور جگہوں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک طرف عمران خان کا خیر خواہ کہتے ہیں، دوسری طرف وہ بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی کہاں پر پرورش ہوئی ہے، کیا آپ کا کلچر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ ورنہ اپنی والدہ سے پوچھ لیں، والد صاحب سے پوچھ لیں، جو الزامات آپ لگاتے ہیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ سب درست الزامات لگاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شاید آپ کو ہمارے کلچر کا نہیں پتا کہ یہ باتیں آپ عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں جا کے، اگر آپ ان کے خیر خواہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے دشمن کہتے ہیں تو وہ تو پوری نون لیگ سارا دن اپنا منجن بیچتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ مل کے منجن بیچ لیجئے، یا آپ بھی عمران خان کے خلاف کھڑے ہو کے منجن بیچ لیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو بھی بات ہے وہ کرنی چاہیے، اور وہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ ایک شخص کی بیوی کے بارے میں ایسی غلیظ بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، کچھ آپ سپیسز میں جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں، کچھ سپیسز کے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اندر اور باہر سے کہاں سے سپورٹ ہے، لیکن یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے، آپ کو اسے فوری طور پر بند کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو انتظار کیجئے جب عمران خان رہا ہوں تو ان کے سامنے اپنا بات، مقدمہ، اپنا نقطہ نظر رکھیے۔ ابھی مجھے بتائیے کہ آپ نے کون سا ورلڈ کپ جیتنا ہے عمران خان کی بیوی پہ یا بہن پہ یا کسی پہ بھی تنقید کر کے؟ کچھ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی خبر جو ہے وہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے خزانہ کی، انہوں نے بہت سخت ایکشن لیا ہے، اور ایکشن انہوں نے یہ لیا ہے کہ 1010، جی ہاں 1010 کارز جو ہیں وہ نئی برانڈ نیو ہونڈا سٹی کارز جو ہیں ایف پی آر کے لیے خریدی جا رہی تھی، 6 ارب اس کی کاسٹ تھی۔ انہوں نے کہا اس میں تو بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ اب آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے یہ سنتے ہوئے کہ یار دیکھیں ہمارا ملک کتنا ترقی کر گیا، ہمارا بھی سینٹ امریکہ کی سینٹ کی طرح ایکشن لیتا ہے اور یہ رکوا دی ہے سارا کچھ۔ نہیں، آپ کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہ پھڈا پتہ کس بات کا ہوگا؟ یہ میرا تجزیہ ہے، اندازہ ہے، یہ پھڈا اس بات کا ہوگا کہ یہ ایف بی آر میں کسی نے 10,010 گاڑیاں جو ہیں وہ چونا لگایا ہوگا، اپنی مرضی کے وینڈر کو دی ہوں گی گاڑیاں سپلائی کرنے پہ۔ تو 6 ارب کی گاڑیوں میں سے کسی کو 30، 40، 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بچ رہا ہوگا، یا چلے 20 کروڑ بچ رہا ہوگا، یا جتنے بھی بچ رہے ہوں گے، اور کیونکہ اس نے اپنی مرضی کے بندے سے ایک ہی کسی وینڈر سے گاڑیاں لی ہوں گی۔ اب کسی اور وینڈر نے
خزانہ کی قائمہ کمیٹی میں کسی کو اپروچ کیا ہوگا, اسے کہا ہوگا کہ جناب یہ تو پراٹھا بھی کوئی اور کھا گیا, اچار بھی کوئی اور کھا گیا, اور لیگ پیس بھی کوئی اور کھا گیا, ہمیں کیا ملا, کچھ بھی نہیں. تو پھر ان کی فرمائش پر آج کاڑا جوڑا پا ساڈی فرمائش تھے, تو یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے ایکشن لیا ہوگا اور پھر ڈک دیں گے, روک دیں گے اس ٹرانزیکشن کو, اور آپ سارے خوش ہوں گے. اب اگر اچھا آپ کی قسمت چیک کریں ذرا, چوہی نظام دین نے آپ کی قسمت کیسے لکھی کہ اگر یہ ٹرانزیکشن گو تھرو ہوتی ہے تب بھی کرپشن ہو رہی ہوگی یقینی طور پر, تب بھی کوئی نہ کوئی مال بنا رہا ہوگا. اگر یہ رکے گی تو رک کے جب یہ دوبارہ چلے گی تب بھی کرپشن ہوگی. تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کسی ایک صورت میں زیادہ کرپشن ہو, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ رک کے دوبارہ چلے گی نا تو زیادہ کرپشن ہوگی. تو بہرحال دونوں صورتوں میں کرپشن ہے. تو یہ جب آپ کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی ادارے کام کرتے ہیں, ایکشن کر لیا, ایکشن لے لیا, نئی اتھارٹی بنا دی, یہ کر دیا, یہ سب یا آپ رینجرز اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISI لیسکو کے بل ریسیو کرے گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ رشوت لینے والوں میں 3 اور معتبر لوگوں کا اضافہ ہو گیا. تو آپ کی قسمت میں یہ ایسا ہی ہے. اچھا جی, اگلی خبر یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے اوپر 10% ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے. اس سے اگلی خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بادی و نظر میں ایڈیشنل رجسٹرار یا ڈپٹی رجسٹرار نے توہین عدالت نہیں کی. توہین عدالت تو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین نے کی ہے, کیونکہ جوڈیشل آرڈر ہونے کے باوجود انہوں نے کیس جو ہے اٹھا کے کہیں اور بھیج دیا. بہرحال وہاں پر بھی ایک عجیب قسم کا معاملہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں وہ کس کروٹ بدلتا ہے. فی الحال تو انہوں نے عدالتی معاون مقرر کیے تھے اس کیس کے اندر, اور پھر اعتراض کیا آ کے اٹارنی جنرل نے کہ عدالتی معاون جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ بھی اپنے نام دے دیں. انہوں نے کہا آپ نے منیر ملک کو کیا اور ایک اور عدالتی معاون کیے, تو یہ تو ایک سائڈ کے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی اپنی سائڈ دے دیں. تو انہوں نے پھر احسن بھون صاحب کو دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ حارث کو دیا. اب عدالت آج ان کو سنے گی, اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب توہین عدالت کس طرف کو جاتی ہے. یہ جو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس عقیل عباسی, دوسری طرف جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ افریدی, یہ سارا کیا ٹاس پڑا ہوا ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں, ایک طرف انڈیپینڈنٹ جج ہیں. یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. میں دوبارہ یاد کرواؤں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ کاش آپ یہ سب کچھ تب کر لیتے جب وقت تھا. لیٹ ہو گئے آپ جسٹس صاحب, ہماری ابھی بھی دعائیں, سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ لیٹ ہو گئے سر. اچھا جی, چلنے سے پہلے میں کوئی تجزیہ نہیں کروں گا, کچھ نہیں کہوں گا. جاتے جاتے آپ کو صرف ایک نیا لطیفہ دکھائیں گے اور سنوائیں گے. اب ویلاگ میں جو کچھ باجی کر رہی ہیں, ہمیں مجبوراً ایک لطیفوں کا سیکشن بھی ڈالنا پڑا ہے. تو دیکھیے, انہوں نے ہمیشہ سے مجھے یہ کہا کہ مائنورٹیز کو مائنورٹیز مت کہو, یہ ان کی توہین ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہی نہیں, ابھی اور سنیے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, اور یقیناً پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے. کہ مائنورٹیز کو مائنورٹیز مت کہو, یہ ان کی توہین ہے. ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے. یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں, ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے نہ, اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. مزہ آیا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.